ओके, तो बच्चे इसको मैं इरेज करूंगी क्योंकि मैं आपको अलग से समझाऊंगी, है ना, इसमें समझ में नहीं आएगा थोड़ा, तो एक बार इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और थोड़ा सा मैं एक बार ना जो लास्ट वाले लेक्चर, लास्ट से लास्ट जो मैंने कंडक्टेंस का करवाया था, एक बार उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि तुम्हें इसमें मुश्किल ना आए समझने में, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। देखो, अभी हमने क्या किया था बच्चे, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर लिया था, हमारा जितना भी था, है ना। वैसे तो मुझे आइडियली स्टार्ट करवाना चाहिए था यहीं से, क्योंकि आपके पेपर में इलेक्ट्रोलिसिस वाला था, तो इसलिए मैंने वो करवा दिया था, ठीक है। बच्चे मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? क्लियर है मैम, आ रही है। यस मैम, क्लियर है। एक काम करो, जिसको वॉइस नहीं आ रही है ना, रीज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, एक बार रीज्वाइन कर लो। ओके, तो मैंने आपको ना कंडक्टर, मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको कापा बताया था क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब बता दिया था कि इनका डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको ये बोला था कि डाइल्यूशन से कंडक्टेंस जो होती है आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन मैंने उसमें ना आपको दो केसेस बताए थे बेटा, एक तो बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस और एक बताया था मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, है ना। मैंने क्या बोला था बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होता है, तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन सेम रहते हैं। रिकॉल करना चीजों को जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बाकी जो सुमेश सर के स्टूडेंट है बच्चे, आप भी, उन्होंने भी बता दिया था आपको, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना कि उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या, मैंने ये बताया था कि बेटा डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, क्योंकि उनका ऑलरेडी 100% डिसोसिएशन हो चुका है। जो चीज इंक्रीज करती है बच्चे, वो क्या करती है, नंबर ऑफ जो आपके आयंस है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइल्यूशन की वजह से वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है, जो आपके केटायन और एनायन है वो फ्रीली मूव करते हैं। और मैंने कहा था अगर फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी उनकी, अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के बच्चे, मैंने केस में क्या बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक तो डाइल्यूशन की वजह से आयनाइजेशन भी बढ़ता है, प्लस साथ ही साथ क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक हो जाती है। तो मैंने आपको ये कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस एकदम से रैपिडली इंक्रीज होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं। कौन कौन से बेटा, कौन बताएगा, कौन बताएगा कौन से दो फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक तो बच्चे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही है, इस वजह से कंडक्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो रही है। जबकि स्ट्रॉन्ग के केस में सिर्फ कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चे क्या है, धीरे 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 कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। याद आया, याद आया, ये सब बताया था मैंने। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैम ऐसा कुछ बताया था आपने। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया बच्चे ताकि वो आपके सर के ऊपर से ना जाए जो मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। और जो बच्चे न्यू है, न्यू इन द सेंस जो सोमेश सर के बैच से हैं बच्चे, आज से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, आज से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, बाकी स्टूडेंट्स को मुझे जानते ही हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंडक्टेंस का वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो बच्चे आज हमें क्या करना है ना, एक ना इक्वेशन है, वो क्या है बच्चे, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नोट एम माइनस ए रूट सी। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना बेटा, इस इक्वेशन का नाम क्या है, डी बाय हक्कल इक्वेशन, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन इसको बोलते हैं। देखो इसका नाम याद रहेगा तो भी बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो उससे भी बढ़िया। एक्चुअल में क्या था, हम एक डी बाय हक्कल भाई साहब थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी, और उन्होंने ना ग्राफ प्लॉट किया
किसके बीच में किया बच्चे? लैम्डा सी एम के बीच में वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी। अब आप कहोगे मैम ये लैम्डा सी एम क्या बोल रहे हो आप? तो ये क्या था बच्चे, लिखो मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, बेशक हम कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझना क्योंकि आज क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और ये क्या है बच्चे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। रवनीत बच्चे आप क्या करोगे, क्लास जब ये क्लास ओवर होगी ना, एक बार रुक जाना, आपने एक क्वेश्चन पूछा था आई थिंक ओवर पोटेंशियल वाला, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब क्लास ओवर हो जाएगी ना तो आप एक बार रुक जाना 5 मिनट। ठीक है, रवनीत सुन पा रहे हो बेटा? हाँ ठीक है। तो ए क्या है बच्चे? यहाँ पे कांस्टेंट है, कई बुक में बी लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ए कांस्टेंट है, और सी क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना प्लीज जल्दी आया करो जी, है ना, जल्दी आया करो। ओके तो बच्चे जो डी बाय हक्कल भाई साहब थे ना, उन्होंने ये इक्वेशन किसके लिए दी थी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी थी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो बेटा? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस अंडर रूट सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका स्लोप क्या होगा और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? कोई मुझे बता पाएगा क्या? इस इक्वेशन का स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा? कोई मुझे बता पाएगा? कोई भी हैंड रेज कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट। अगर ये बच्चे वाई एक्सिस पे है, किसने हैंड रेज किया? और ये आपका एक्स एक्सिस पे है। हाँ बोलो बेटा, जिसने भी हैंड रेज किया बोलो। सुमी मैम इंटरसेप्ट होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और हाँ हमारा जी, ए जो होगा वो स्लोप होगा। शाबाश। इंटरसेप्ट होगा बच्चे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और स्लोप होगा -a। ठीक है सुमी, -a होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका m है और ये क्या है? इंटरसेप्ट है। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो क्या या गलती से हैंड रेज हो गया? ठीक है, अच्छा आपको पता है बच्चे, अगर आपका स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है। और अगर आपका कोई बात नहीं है अगर आपका स्लोप पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ आता है, ये सबको पता है ना। तो अगर मैं बच्चे ग्राफ प्लॉट करूं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया स्लोप नेगेटिव आने वाला है, तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ऐसा बताओ, सही बनाया है? बोलो बोलो बेटा। यस मैम। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस जो है स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उसमें सेम रहते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर रोल प्ले कर रहा था। वो कौन सा प्ले कर रहा था? कि दोनों के बीच जो है, आपके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक कर रहा था। तो अगर आप देख पाओ बच्चे, देखो इस वाली कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस इतनी है, इस वाले पे इतनी थोड़ी सी बड़ी, इस पे इतना थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो देख पा रहे हो क्या आप? स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मैं आपको बेटा ये बोलूं कि मुझे जो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपने बना रखा है, सपोज NaCl का बना रखा है, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मुझे ये बता दो कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी होगी, फिर से रिपीट करूं कि जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? बार बार क्या बाल्टी भर के पानी मिला मिला के देखोगे कि कितनी कंडक्टेंस आएगी? आंसर इज नो। आप क्या करोगे? 2-3 कंसंट्रेशन की वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर लो, और आपको पता है क्योंकि आपका ग्राफ लीनियर है, तो आप क्या करोगे? इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। अब जो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, वो क्या होगी बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। और ये किस पे आई? जीरो कंसंट्रेशन पे आई, यानी कि इस वाले पॉइंट पे इतनी मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी, इससे ज्यादा आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मैक्सिमम नहीं हो सकती है।
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या रियल सिचुएशन है? तुम सोच के बताओ, रियल सिचुएशन है या इमेजिनरी सिचुएशन है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी है बेटा? क्योंकि मैंने बोला कंसंट्रेशन 0 है। एक बात बताओ, कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब क्या है कि उसमें सोल्यूट का इतू सा भी अमाउंट रही है, मतलब सारा का सारा पानी है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं मिलाया। तो ये डी बाय हक्कल भाई साहब जो थे ना, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये सिर्फ सोची गई एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बच्चे ग्राफ समझ में आया? पहले तो ये बताओ, बताओ बेटा। यस मैम। चलो चलो, ये तो था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अगर मैं इसी ग्राफ में एक और ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके लिए बच्चे? स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए ये ग्राफ? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान से याद करो, ये मैंने थोड़ा सा इसको कर्व दिखाया, एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चे मैंने क्या बताया था कि कंडक्टेंस एकदम से रैपिड इंक्रीज होता है। रीजन क्या बताया था कि एक तो आयनाइजेशन भी बढ़ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से? आपके वीक एसिड, वीक बेस, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। अच्छा जी, एक तो आपका आयनाइजेशन भी बढ़ रहा है, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चे? एकदम से रैपिड इंक्रीज करेगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, इस वाली कंसंट्रेशन पे देखो इतनी कंडक्टेंस थी, और जैसे जैसे कंडक्टेंस कम हो रही है एकदम से रैपिड इंक्रीज आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम कंडक्टेंस बता सकते हैं? तो आंसर इज, बोलो आंसर इज नो। नो। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है बच्चे, ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये कहीं पे भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा। सुन रहे हो ध्यान से कि ये जो वाला ग्राफ है वो कहीं भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा। तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ये जो ग्राफ प्लॉट किया है इसके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम निकाल रहे हैं एक्स्ट्रापोलेट करके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम इसको किससे निकालेंगे बच्चे? कौन सा लो आएगा बताओ? कौन से लो से निकालेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? कोलार्ज लो। शाबाश शाबाश। कौन सा लो? फैराडेज लो। फैराडेज कहां से आ गया बेटू? कोलार्ज लो। ठीक है, सुमन अविनाश के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया, तुम आई क्यों नहीं थी क्लास में बेटा? मैम नेट खत्म हो गया था, रिचार्ज नहीं हुआ था ना, इसीलिए नहीं ले पाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी हम क्या देखने वाले हैं बच्चे? कोलार्ज लो। कोलार्ज लो क्यों आया? क्योंकि भैया हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है? इसकी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है और इसके कुछ एग्जाम्पल को ध्यान रखना। आप ध्यान से सुनो ये क्या बोलता है। तो कोलार्ज लो भैया ये बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्ट, ध्यान से सुना, is the sum of limiting ionic conductivity of the cation and the anion each multiply with the number of ions present in electrolyte। क्या बोल दिया? ये मैं लिख के समझाती हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको क्या निकालना? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सपोज मुझे NaCl की निकालनी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चे? Na+ की मोलर कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो कंडक्टेंस, या आप बोल सकते हो ये। अब आप ये सोच रहे हो मैम ये क्या बात हुई, आप कभी तो बोल रहे हो मोलर कंडक्टिविटी, आप कभी बोल रहे हो कंडक्टेंस। तो ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी को आप कंडक्टेंस तभी बोल सकते हो जब आप बात कर रहे हो किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की, यानी कि आप बात करो मोलर की, यानी कि आप बात करो सिर्फ 1 मोल की, आपने जो चीज लिया उसको स्पेसिफिक कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तभी आप जो है कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको याद हो तो मैंने कापा की डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चे तुम लोगों को, कि पूरे सॉल्यूशन में से छोटे से हिस्से में जो आयंस की कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। याद है सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर मैं मान लो BaCl2 का आपको मोलर कंडक्टिविटी लिखूं तो क्या होगी इसकी? Ba2+,
और 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं एक और लिख लू, एल्यूमिनियम सल्फेट की लिख लू, एक बार लिख लो फिर मैं समझाती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ। क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और सल्फेट 2 आयंस। क्या लिखा ये, अब आओ डेफिनेशन पे। अभी हमने क्या किया, वो कह रहे हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल होगी, किसके सम के इक्वल होगी, उसके आयंस के, कैटायन के प्लस उसके अनायन के। मतलब ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देख रहे हैं। और आपको पता है जब डाइल्यूशन हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो Na प्लस भैया अलग भागेगा, Cl नेगेटिव अलग भागेगा। तो ये देखा गया कि जो Na प्लस है वो अपना कंट्रीब्यूशन कंडक्टेंस में अलग दिखाएगा और Cl नेगेटिव जो है अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिखाएगा टूवर्ड्स कंडक्टेंस। यानी कि इस कैटायन को इस अनायन से मतलब नहीं है और ना ही इस अनायन को इस कैटायन से मतलब है, दोनों अलग अलग घूमेंगे, दोनों की वजह से अलग अलग कंडक्टेंस होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी मेंशन करना है कि जैसे BaCl2 है तो क्लोरीन के कितने आयंस है बच्चे, 2 है, तो आपको उसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना है इन केस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर से बोल रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस। ठीक है, कभी कभी कोलार्स लोग को क्या बोलते हैं, आयंस ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि भैया हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है टूवर्ड्स कंडक्टेंस। ठीक है जी, बोलो, ये पल्ले पड़ी बात, ये बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब हम ये देखते हैं बेटा कोलार्स लॉ की ना एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। शाबाश बच्चे है ना, जो अब आज मुझसे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो पहली बात तो माय नेम इज खुशबू है ना, मैंने नाम बता देना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी टीचर आपको पढ़ा रही है। जब आपको अगर मैं पूछती हूँ ना ठीक है समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है, आज थोड़ा नया नया लग रहा होगा आपको मुझसे मिलके। उसके बाद है बच्चे और मैम वो डन वाला क्या हो गया बेटा, मैम खास कर जब ज्यादा किसी से बैठा रहता तो वो बोलना होता है ना डन। अच्छा हाँ हाँ वो बहुत टाइम से नहीं बोला ना किसी ने डन, हाँ वो भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो बच्चे जो एप्लीकेशन है ना कोलार्स लॉ की, इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चे कोलार्स लॉ की, वो क्या है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, कैलकुलेट, लिख सकते हो, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाल सकते हो, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने इसमें लिखा KCl की मोलर कंडक्टिविटी है ये, एक बार देखो। ठीक है, CH3COOK की मोलर कंडक्टिविटी है बच्चे ये। ठीक है, और क्या है आपके पास, HCl की मोलर कंडक्टिविटी है ये। ठीक है, और आपको निकालनी किसकी होती है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो आपको मान लो इसकी निकालनी है, तो आप कोलार्स लॉ को यूज करके कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना। कोलार्स लॉ में जब भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके ही निकालते हो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस चीज को, तो देखो मैंने ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख रखे हैं। अगर आप बोलोगे क्या मैम ये भी पोटेशियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यस, क्योंकि ये सोल्ट है ना, सोल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बच्चे आप ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना। आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको एक तो चाहिए CH3CO नेगेटिव, एक चाहिए H+। तो इसको कैसे निकालोगे बच्चे, आपको एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, है ना, ये तो चाहिए। एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, आपको क्या नहीं चाहिए बच्चे, आपको KCl नहीं चाहिए, और आपको प्लस और Cl माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 दूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या 2 + 3 - 1, बोलो। यस मैम 2 + 3 को ऐड कर दो, हमें ये मिल जाएगा जो चाहिए होगा, और जो नहीं चाहिए होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, या यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी, एसिटिक एसिड की आ जाएगी। तो आप ये निकाल सकते हो।
क्लियर है जी, बोलो। ओके Yes, ma'am. उसके अलावा बच्चे सेकंड कौन सी है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या, कोई लिख रहा है तो बताओ। मैम 2 मिनट। कर दूं इरेज, चलो। ओके सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा सेकंड एप्लीकेशन इसका ये है कि आप इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा होता है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अल्फा क्या होता है, लैम्डा सी एम बाय लैम्डा नोट एम। लैम्डा सी एम आपको पता है क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और ये क्या होता है बच्चे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस फॉर्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि जो अल्फा है वो लेस देन 1 होगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो तभी तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी। ठीक है जी, समझे इस चीज को? लेस देन 1 आएगी। हाँ जी, ओके। उसके जो अलावा ऊपर है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना। हाँ, ऊपर तो बेटा सुमन ये है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और नीचे वाला है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपकी कई बुक्स में ना इन्फिनिटी भी लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो नोट बोला था, इसमें इन्फिनिटी लिख रखा है। ठीक है, ओके चलो उसके बाद जो थर्ड आप, हाँ हाँ बोलो, हाँ दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम। ठीक है, उसके अलावा आप निकालोगे इससे और क्या निकाल सकते हो बच्चे, इससे आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या निकाल सकते हो बच्चे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकाल सकते हो। देखो आपके पास ना एसिटिक एसिड है, क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ही देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है। ये आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ बच्चे। हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो आपकी एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन सी है और तब तक इनकी क्या है, 0 है ना, और मान लो जितनी कंसेंट्रेशन सी है इसमें से कुछ डिसोसिएट हो गया, जिसको हम किसके दिखाते हैं, अल्फा से। कितना डिसोसिएट हुआ, कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ, अल्फा इंटू सी, है ना। जैसे मान लो 60%, 100% था पहले, 60% डिसोसिएट हुआ, 60% किसका, 100 का। ठीक है, तो आप देखोगे 6 अल्फा सी, तो ये कितना बना होगा बच्चे, अल्फा सी और ये अल्फा सी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हो, अगर मैं बोलूं इसके लिए आप लिख दो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो, तो क्या लिखते हो बच्चे, अल्फा सी इंटू अल्फा सी डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा। तो इसको क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, बच्चे आवाज नहीं, सी 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, मैं ऊपर लिख देती हूँ, अल्फा स्क्वायर सी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत कम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अल्फा को इग्नोर कर सकती हूँ क्या, ऐसे बताओ। यस मैम। अल्फा कितना आ जाएगा, के ए बाय सी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ये कई बार ना क्वेश्चन भी आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और कंसंट्रेशन का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और जो कंसंट्रेशन है उसका वो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी, आप 3 एप्लीकेशन होगी, एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, एक अल्फा निकाल सकते हैं, और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। चले आगे बेटा, बोलो। यस मैम। चलो इसके बाद ना क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन करना है हमें। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, बेरियम क्लोराइड की और अमोनियम क्लोराइड की, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। आपको निकालना क्या है बेटा, NH4OH निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो जो दे रखा है ना पहले उसको लिख लो, जो दे रखा है उसको लिख लो पहले। कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, Ba2 प्लस 2OH नेगेटिव, कितनी वैल्यू है इसकी, 523.8। एक काम करते हैं, वैल्यू नहीं लिखती हूँ, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है बच्चे BaCl2 की क्या दे रखी है, लिखो इसको कैसे डिसोसिएट करोगे, Ba2 प्लस 2 Cl नेगेटिव, है ना।
NH4Cl को कैसे लिखोगे बच्चे? NH4 प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे ही लिखोगे, बोलो। 4Cl, yes. चलो, निकालना क्या है बच्चा? निकालना क्या है? NH4OH का निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है? NH4 प्लस चाहिए और क्या चाहिए बेटा? OH नेगेटिव की कंडक्टिविटी चाहिए। और आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिए हम कैसे निकालते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके निकालते हैं। अब सोच के देखो क्या यूज किया करके, जाए, yes मैम. क्या किया जाए, सोच के बताओ। कौन बताएगा? हैंड रेस कर सकता है। मैं बताऊं मैम? हाँ बता दो, आराम आराम से बताना, ठीक है? बताओ। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें NH4OH की फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा BaOH2 है, ये हमें OH मिलेगा इससे, तो इसको हम ऐड करेंगे, मींस 523.28 को हम ऐड करेंगे। फिर BaCl2 है ना, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये हमें बेरियम आयन देगा एंड आयन देगा, पर हमें इन दोनों के आयन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे। देन NH4Cl, इससे हमें NH4 मिलेगा, जो कि हमें NH4OH माइनस OH का निकालना है, तो इसको भी ऐड करेंगे। तो ठीक फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड करेंगे, सेकंड वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। देखो इसने, आपका नाम क्या है बच्चे? सोनिया? मैम मैं बताऊं? सोनी। हाँ ठीक है। हाँ सुमन तुम बताओ बेटा। मैम इसमें इक्वेशन 1 2 3 डालेंगे, तो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट है, उसको ऐड कर देंगे, फिर इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब मेरी सुनो बात ध्यान से। तुम दोनों ने बोला तो सही है, लेकिन तुम लोगों ने ना एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अब ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? एक तो ये चाहिए NH4 वाला और एक ये चाहिए। तुमने बोला कि मैम 1+2 को, मैं इसको कलर अलग कर देती हूँ, तुमने बोला मैम 1+2 को ऐड कर दो, है ना? तो तुम तो ये मैम 3 + 1। नो मैम, 1+3 को ऐड करेंगे। सॉरी मैम 1 और 2 को mistake। 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना? हाँ, सुमी ने बोला सही। देखो बच्चे, क्या गड़बड़ होगी अपा से? आपने क्या किया? 3+1 को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ देखो आपको ना OH के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है। तो हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे बच्चे? जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे? बोलो। यस मैम। तो ऐसे होगा 3 + हाफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? उसके बाद आपको कौन कौन नहीं चाहिए? आपको भैया ना तो Ba2+ चाहिए और ना आपको Cl नेगेटिव चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेगी सेकंड वाली इक्वेशन। लेकिन सेकंड में क्या है बच्चे? 2Cl है, कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो यानी कि जो 2 वाली इक्वेशन है उसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चे? 2 से, बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड। समझे सारे बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से समझाऊं। यानी कि हाँ, क्या हो जाए? हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई नहीं कह रहा कुछ भी? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। देखो मैं इसको एक काम करती हूँ, पूरा खोल के दिखाती हूँ, है ना? इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो इसको देखो बच्चे, जिन्होंने पूछा 3 लिखो पहले। तो 3 क्या है बेटा? ये है, लिख लो इसको, ठीक है? लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे? हाफ ऑफ 1। हाफ ऑफ 1, 1 क्या था? ये था। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ना बार बार ये लैम्डा नहीं लगा रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ Ba2+ OH नेगेटिव, ठीक है? फिर मैंने कहा माइनस हाफ ऑफ 2, यानी कि Ba2+/2 और माइनस Cl नेगेटिव। अब तुम देखो जो मैंने किया है, सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं क्या? Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव गया, Ba2+/2 से Ba2+/2 किया, और जो हमें चाहिए था, ये देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब समझ में आया क्या किया था मैंने? जिन्होंने मेरे से पूछा बेटा, अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना। 523.28 प्लस हाफ ऑफ, ओ सॉरी, एक सेकेंड, थर्ड वाला कौन सा है? वही 129.28 प्लस हाफ ऑफ फर्स्ट वाला कौन सा है? 523.28 माइनस हाफ ऑफ सेकंड वाला कौन सा है बच्चे? 280। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपकी 280। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्लियर बेटा? बोलो। यस मैम।
अगर मैं मान लो इसमें Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या, एक बार इसको इरेज कर दूं क्या? बच्चे जो ये लीव कर रहे हो ना, गलत बात है ना, लीव नहीं करना है ना। अगर आप ये सोच के लीव कर रहे हो कि सोमेश सर तो हमें पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो इस मैम का सुनेंगे ही नहीं, तो बच्चे बहुत गलत बात है ना, क्योंकि आपको मुझसे ही पढ़ना है अब, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो एक बार बच्चे मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन में ना ट्विस्ट ला दूं, पहले हमसे क्या पूछा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। अगर मैं इस बार ये पूछ लूं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दो, तो कैसे करेंगे बच्चे? आपको एक फॉर्मूला पता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय n फैक्टर। याद है? याद है बच्चे? Yes. n फैक्टर मैंने क्या Yes, बताया ma'am. था? n फैक्टर क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, काउंट कर लो कितने हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो अभी हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी निकाल ली थी। सपोज उसका आंसर तो नहीं निकाला था हमने, सपोज वो आया है आपका, सपोज x आ गया, जनरल एक बात लिख दी मैंने। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बच्चे कैसे निकालोगे? मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई? x आई, ठीक है। n फैक्टर कैसे निकालोगे? किसका निकालना पड़ेगा बच्चे? NH4OH का कितना होगा n फैक्टर, बताओ? One positive charge है. 1 होगा, यानी कि जो One, भी yes, आपका ma'am. आंसर आएगा बच्चे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देना, और वही आपकी क्या रहेगी बच्चे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रहेगी। Equivalent conductivity. अच्छा, 251 आ रहा है, तो आंसर इसका 251 ही आएगा, ठीक है। चलो सही है, स्वाति ने बता दिया, ठीक है, ये रहेगा। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी तो सबको आती है Yes, ma'am. निकालने, लेकिन बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? इक्विवेलेंट में। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। आगे चलो बच्चे, ये देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। आपको क्या कर रखा है बच्चे? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम की दे रखी है कंडक्टिविटी, आपको MgCl2 की निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और आपको KOH की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी? Mg2 प्लस 2 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं हो रही शो, ऐसा क्या? No, ma'am. हो रही है. एक काम करो बच्चे, कब जाएगा आप दिल्ली में? जिसको नहीं हो रही ना बेटा, एक काम करो, रीज्वाइन करो। नेहा ठाकुर बच्चे, आज आप बड़े टाइम बाद दिखाई दियो बेटा मेरे को। मैम आई वॉज टेकिंग क्लास बट वो एक सर लेते थे क्लास, मैं उस वाले बैच में थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका बैच चेंज हो गया था। ओके ओके ओके। यस मैम, एंड मैम अब तो- लिटरली आई वाज मिसिंग यू सो मच। अच्छा सच में क्या? अच्छा चलो ठीक है, मुझे कुछ बच्चे मेरे वापस मिल गए ना, ठीक है चलो। ओके हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, आपको MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, सिंपल इसको डिसोसिएट करो, और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चे Mg2 प्लस की? 106। 2 इंटू Cl की कितनी दे रखी है बच्चे? 76.3। बस आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 76.3. ठीक है चलो, ठीक है 76.3 आ जाएगा। और यूनिट का ध्यान रखना, KOH का कैसे निकालोगे बच्चे? K प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और OH नेगेटिव की। देख लो आपको दे रखा है 199.1 प्लस 73.5, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें ट्विस्ट ला दूं, ऊपर वाले का हाँ हाँ बोलो 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 सुमन। आंसर ऊपर वाले का 258.6 है मैम, 258.6 आंसर आ रहा है MgCl2 का। अच्छा 258.6 वो निकाल लेना, ठीक है, जितना भी आएगा, ठीक है। अच्छा अगर बच्चे मैं आपको ये बोलूं कि अब ना आप ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दो MgCl2 की, तो कैसे निकालोगे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 डिवाइड बाय n। तो मान लो आपका आंसर ये आया, जो बच्चों ने मुझे बोला है, सपोज मैं यही इसको फाइनल आंसर मान रही हूँ, ये आया। n फैक्टर क्या होगा बच्चे MgCl2 का? 2. शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या मैं 2 पुट कर दूं, आपका आंसर आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा बेटा?
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KOH बाय n फैक्टर। और तुम्हें पता है KOH को जब डिसोसिएट करोगे तो K प्लस और OH नेगेटिव में होगा, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 1। चलो ठीक है, यानी कि जो आंसर होगा मोलर कनेक्टिविटी का आंसर है 20 हाँ 4.6 4.6। इमरूज भी मेरे को बड़े टाइम बाद दिखाई दी है भाई। एक्चुअली मैम हमारी नेट की प्रॉब्लम हुई थी ना कुछ दिनों पहले। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो भाई अब ना रेगुलर रहना बच्चे, अब तुम सारे, क्योंकि ना हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, कोऑर्डिनेशन ना ऐसा चैप्टर है, ध्यान से सुनना, थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ तुम्हें आज, ताकि तुम आने वाली क्लासेस में रेगुलर रहो। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे शांत हो जाओ। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करने हैं बच्चे? कंडक्टेंस वाला सारा करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कापा, डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, रिलेशनशिप, सारा जितना भी मैंने कराया, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारा करना है। और आपको क्या करना है, जो सबसे पहले करवाया था ना, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, जिसमें मैंने बताया था वो करना है। ओके, और क्या बताया था मैंने? और हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉन इक्वेशन, डेल्टा जी, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालना। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो आपको करना है ना। नोट्स प्लस असाइनमेंट आपके ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे चेक कर सकते हो। अगर नहीं होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, अब उसके बाद ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन इतना ही था फ्रॉम माय साइड, ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना करते हो। ठीक है, जब तक आप बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चैप्टर हाथ से बिल्कुल रेत की तरह फिसल जाएगा। मैं पहले बता रही हूँ सॉल्यूशन। और ये आपका असाइनमेंट सफिशिएंट है। आस्था, एक काम करना बेटा, हाँ वैसे तो मैं बोलूंगी सफिशिएंट है, तो आप असाइनमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको, अगर आपके पास टाइम है कि मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो पहले आप एनसीईआरटी के करेंगे। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रही हैं, चाहे सीयूईटी या जेई या नीट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आस्था कैन यू हियर मी बेटा? आवाज चली गई। ठीक है, तो बच्चे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चैप्टर है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल होते हैं। और जब तक न्यूमेरिकल जब तक आप न्यूमेरिकल की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है मेरी, चाहे आपने सारे लेक्चर अटेंड कर रखे हो, है ना। और टेस्ट में भी अपीयर होना है आपको, है ना। टेस्ट आप लोग नहीं देते हो, कुछ किसी का कुछ रीजन होता है, किसी का कुछ रीजन होता है, तो टेस्ट में तो अपीयर होना ही होना है, चाहे आपने वो चीज पढ़ रखी है चाहे नहीं पढ़ रखी है। वैसे तो पढ़ के टेस्ट देना चाहिए। और वो कब कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप असाइनमेंट, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा आप में, ताकि मतलब आपको अंदर से होगा कि मुझे टेस्ट के लिए अपीयर होना है। अभी आपको ग्रुप में टेस्ट का सिलेबस मिल चुका है, मैं आपको बता देती हूँ। इस जो संडे टेस्ट होगा, आपका टॉपिक रहेगा कंडक्टेंस का, कोलार्स लॉ और फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं असाइनमेंट पीडीएफ की फॉर्म में आपके फोल्डर में, तो आप अगर वो कर लेते हैं ना, तो इतना सफिशिएंट होगा। और कंडक्टेंस और कोलार्स लॉ के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेस्ट में अपीयर होना है। एक्सक्यूज मत दिया करो कि मैम ये था, चलो किसी का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई अगर इस वजह से टेस्ट नहीं देता कि मैम मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने आपकी क्लास अटेंड नहीं की थी, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। चलो मान लिया आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की, स्कूल में तो हो गया ना आपका ये चैप्टर, है ना। थोड़ा अपने आप को एनालाइज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ, अब आपको लग रहा है ये आ गया, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मान लो असाइनमेंट में है, अगर आप सोल्व नहीं कर पाए, तो इट मीन्स क्या हुआ, कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपका वीक रह गया ना। तो ये सब आपको मेरे कराने से पता नहीं चलेगा, ये आपको खुद करने से पता चलेगा, क्योंकि सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे, खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करोगे ना, चीजें खराब होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहे किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, सीबीएसई के लिए, सीयूईटी के लिए, अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है बच्चे।
ठीक है, क्योंकि अब आपके सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो हो चुके हैं। अभी जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी ना, वो कराऊंगी कोऑर्डिनेशन। और मेरी बात ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेशन ऐसा चैप्टर है, किसी के स्कूल में हो भी गया होगा और किसी के स्कूल में नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में बच्चा ऐसा है ना, अगर आपने, मैं ना डायरेक्टली बोलती हूँ, मेरे को ना इधर उधर घुमाने की आदत नहीं है। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी ना कोऑर्डिनेशन की, दूसरी क्लास में अगर आ गए तुम मेरे से कोऑर्डिनेशन पढ़ाने, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दिया। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के 5 लेक्चर हैं हमारे पास, 5 लेक्चर में मैं आपको खत्म कराऊंगी कोऑर्डिनेशन, और हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड अप है। और आप अगर एक भी लेक्चर में नहीं आए ना, और आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आके ये बोलोगे मैम मेरे तो ऊपर से आ रहा है, और आप क्लास लीव करके चले जाओ। और अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो स्टूडेंट क्या करेगा, रिकॉर्डिंग देखेगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको आना ही आना है, मस्ट है। क्योंकि बच्चे इनऑर्गेनिक में क्या होता है, वैसे ना क्रैमिंग वाला पोर्शन ज्यादा होता है, तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक में रटने वाली चीजें ज्यादा होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक अकेला ऐसा चैप्टर है ना जो समझने वाला है। और सच में बोल रही हूँ, जितना मैं करवाऊंगी ना उतना कर लिया तो सीबीएसई में तो सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने असाइनमेंट वगैरह सब प्रॉपर तरीके से कर लिए तो आपके क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, जितना मैंने करा दिया। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी, वैसे तो आपको हर एक क्लास में रेगुलर रहना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन में तो सारे के सारे रहो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के बेसिकली 5 लेक्चर मैं लूंगी तुम लोगों के, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाद मैं कराऊंगी डी और एफ ब्लॉक करवाऊंगी। ठीक है, एक्चुअल मुझे करवाना तो आइडियली डी और एफ ब्लॉक चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले कोऑर्डिनेशन में सीखनी पड़ेंगी, सो दैट जब आप डी और एफ ब्लॉक करोगे बच्चे तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में ना सारे आओगे, एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि सारे आओगे कि नहीं आओगे। शाबाश, वेरी गुड, आना है, वेरी गुड। देखो किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली लीव ले सकता है, ऑफ ले सकता है, बट फिर वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग जरूर देख के आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग जरूर देख के आएगा। और जो ये तुम बच्चे बीच बीच में भाग जाते हो ना क्लास में से, ये मत किया करो। क्यों नहीं किया करो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम आधे घंटे की क्लास अटेंड करो, या अब देखो कितने 9:15 हो गए हैं, राइट, 15 मिनट का और लेक्चर पड़ा, 15 या 20 मिनट का है ना, कभी आधा एक्सटेंड हुआ तो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी। तुम लोग अगर 50 मिनट में या 45 मिनट में लीव हो जाते हो, इट मीन्स तुम अपना नुकसान कर लो। क्यों? क्योंकि आपने 45 मिनट तो मैम को अच्छे से सुना, लेकिन 15 मिनट में तुम भाग गए, है ना। तो बच्चे बेसिकली ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना, जो कोऑर्डिनेशन, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे सकती हूँ क्या, या नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे? बताओ। दे दो इंट्रो। इंट्रो दे दीजिए। चलो थोड़ा सा इंट्रो। कोऑर्डिनेशन इजी है ना मैम? हाँ, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है, तुम्हारी मैम का वन ऑफ फेवरेट मैम मेरा भी फेवरेट हो गया। और मैं चाहती हूँ जब ये लेक्चर, जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, तुम भी मुझे ये कहो मैम अच्छा था चैप्टर, समझ में आई चीजें। ठीक है, तो हमारा स्कूल में हुआ था ना, तो मेरा भी फेवरेट बन गया, वो बहुत अच्छा लगा चैप्टर। शाइस्ता क्या कह रहे हो बेटा? स्कूल में ना ये चैप्टर हो गया, तो फिर जब से समझ आ गया फिर ये चैप्टर बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये भी फेवरेट हो गया। काफी अच्छा चैप्टर है, सच में समझने वाला चैप्टर है। जनरली क्या होता है इनऑर्गेनिक में ना, समझने वाले नहीं होते, ज्यादातर रट्टे मारने वाले चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो बस बेसिकली बच्चे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना 5 लेक्चर में कैसे कवर करेंगे। पहले लेक्चर में तो ना हम सिंपल टर्म्स देखेंगे कि आपका लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये कुछ चीजें देखेंगे, है ना। फिर मैं आपको कराऊंगी कि वर्नर थ्योरी आपको पढ़ाने वाली हूँ, आईयूपैक नेमिंग कराने वाली हूँ, और आइसोमेरिज्म, वीबीटी और सीएफटी। ये आपके 5-6 टॉपिक हैं जो आपके 5 लेक्चर में खत्म होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके स्कूल में मेटल इन कार्बोनिल तो नहीं करवाया ना? बोलो किसी। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली अगर कोई बात नहीं, टाइम होगा तो हम मेटल इन कार्बोनिल भी कर देंगे, क्योंकि वो ना थोड़ा सा अलग सा होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हटके है,
ठीक है, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज मैं वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म 3 टॉपिक, वर्ना थ्योरी, आईयूपैक नेमिंग, इसके कुछ बेसिक टर्म्स है ना, ये 6 टॉपिक हैं जो कि हम 5 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे एक्चुअल में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ना आपको एक मेटल मिलेगा, आपको एक मेटल मिलने वाला है और आपको लिगेंड मिलने वाला है। ठीक है, जो आप बॉन्ड देखोगे ना वो आप मेटल और लिगेंड के बीच में देखोगे। ठीक है, आपका एक मेटल होता है, सपोज मैं यहाँ पे कोबाल्ट लेती हूँ, और एक लिगेंड होता है, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, सपोज आपको जस्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है आपको आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट क्या है बच्चे, आपका मेटल है, और लिगेंड क्या है, आपका पानी है। ठीक है, अब बेसिकली लिगेंड होता क्या है, वैसे ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी बताऊंगी। ठीक है, और आप लीव मत करो बेटा। लिगेंड बेसिकली क्या होता है बच्चे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड क्या होता है बच्चे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। आप सबने लुईस बेस का नाम, लुईस बेस सुना है क्या 11th क्लास में बेटा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, लुईस बेस क्या होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना। तो लिगेंड भी यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बिहेव करता है एज अ लुईस बेस। अब एक बात बताओ, लिगेंड इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और हमारे पास क्या होता है, जो मेटल होते हैं ना, जो मेटल होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, बेसिकली उनके पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लुईस एसिड भी बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लुईस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा एक्सेप्ट भी करते हैं। एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका मेटल होता है, ये आपका लिगेंड होता है, और जो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हो, इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अच्छा अगर मान लो Yes, यहाँ ma'am. पे मैं एक सेकेंड एक और पेज ले लेती हूँ, चलो यही लिख देती हूँ। अगर मैं मान लो यहाँ पे इसकी जगह ये लिखूं K4, सपोज ये लिख लूं। ठीक है, तो जो आपने बाहर ये K क्या है, पोटेशियम है, तो बेसिकली जो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अपा काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन बोलते हैं। अभी मैं चैप्टर नहीं करा रही हूँ, कहीं आप सोच रहे हो मैम चैप्टर स्टार्ट करा रही है, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। बेसिकली काउंटर आयन को हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ताकि हम ये बता पाए कि जो हमारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, वो न्यूट्रल है। देखो K4 का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे +4 का चार्ज रहा है और यहाँ पे -4 का है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका केटायन पे कितने का चार्ज है, +4 का, और अनायन पे कितना है, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, इस पे कितने का है बच्चे, -4 का। यानी कि जो आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है क्या है, न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो K4 को लिखना पसंद नहीं करते, और जो K4 है ना उसके चार्ज को हम ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके बच्चे कॉम्प्लेक्स ना बहुत टाइप के होते हैं। आपके कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं, एक तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, और एक कैसे होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, FeCN6 वाला, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर मान लो मैं ये लिखूं यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं COH2O6 3+, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे, केटाइनिक। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखूं, सपोज मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं लिखती हूँ ये NiCO4, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे, न्यूट्रल है। आप देख पा रहे हो कोई चार्ज नहीं है, आप देख पा रहे हो कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है ना। तो आपके पास इस तरह से आपके पास केटाइनिक,
अनायनिक, न्यूट्रल। वैसे पेपर में तो नहीं पूछे जाते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन का हमें पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा बच्चे जो इंपॉर्टेंट आता है ना, इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। वैसे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट अपना रिडॉक्स चैप्टर में भी निकालते थे। मान लो अगर बच्चे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, ये वाला लिखूं, और मैं अगर आपको ये बोलूं बेटा कि मुझे यहाँ पे ना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो, है ना, या मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज ये ले लेते हैं और मैं कहती हूँ भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो निकल की, तो आपको पता है आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है आप उसको एक्स मान लेते हो, है ना, प्लस NH3 पे आपको पता होना चाहिए कि NH3 कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या इस पे कोई चार्ज है। तुम्हें पता है बच्चे NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, 2 लोन पेयर होते हैं ऊपर, कोई चार्ज होता है क्या अमोनिया के मॉलिक्यूल पे, नहीं होता। चार्ज जो होता है इस पे इस 0 होता है, मतलब 6 तो लिगेंड, मतलब सॉरी लिगेंड को छोड़ो कितने हैं, इस पे चार्ज 0 होता है। और जो आपके बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो भी चार्ज होता है उसको आप क्या लिखते हो, इक्वल में लिखते हो, तो इसका आ जाएगा x = 3, ठीक है। ऐसे मान लो अगर मैं निकल का निकालूंगी तो x, साइनाइड पे बच्चे ये आपको मैं याद करवाऊंगी, टेंशन मत लो, साइनाइड पे होता है -1 का चार्ज, है कितने 4, तो 4 × -1 = -2, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, +2, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे बच्चे +2 की है, ठीक है। तो ये वाले ना कुछ चीजें हैं, एक मिनट रुको, ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने ऐसे टेबल सी बना रखी है, मूव नहीं होगा, देखो बच्चे जो मैंने टेबल बना रखी है ना, ये ना आप क्या करोगे जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, इसको देख के आओगे अपने बुक से, आपको ये देखने हैं ये कौन कौन से लिगेंड है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उनपे कोई चार्ज नहीं है। एक तो ये NH3 है, CO है, वाटर है, NO है, CH3NH2 है, O2 है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन है, PPH3 है और NO है, और सबके नाम आप याद भी करेंगे। क्यों नाम याद करेंगे, क्योंकि जब मैं बेटा आपको IUPAC नेमिंग कराऊंगी ना, तब ये नाम आपको वहां पे पता होने चाहिए कि भैया NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। ये वो वाला अमीन नहीं है AMINV वाला, ये वो वाला अमीन है MM वाला, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जैसे CO को कार्बोनिल बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, NO को नाइट्रो, ये सब करके आएंगे आप नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। CH3NH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइल अमीन बोलते हैं, O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म से दिखाते हो EN। PPH3 को आप बोलते हो ट्राइफिनाइल फोस्फेट, मतलब एक फोस्फोरस है उसके चारों तरफ 3 बेंजाइल रिंग है, जिसको 3 फिनाइल रिंग है, इस तरह से मैंने बहुत बुरा बनाया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फेट। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। और ऐसे कौन से लिगेंड है जो नेगेटिवली चार्ज है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया किस किस पे -1 का चार्ज है। F नेगेटिव जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइडो बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं, ब्रोमाइडो, आइडो, समझ रहे हो, जो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इनके पीछे क्या लगता है बच्चे, yes, में O लगता है, आइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, साइनाइडो, है ना, हाइड्रोक्सो हो गया, सल्फेटो हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, एसीटेटो हो गया, ठीक है। इनको ना आपको याद रखना है। अभी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको IUPAC नेमिंग सिखाऊंगी ना, तो मैं आपको वहां पे ये बोलूंगी, हाँ मैंने आपको टेबल करने के लिए बोली थी ना, वो ऐसे होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा मैम इसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे बेटा, किस पे बेटा, मैम सारे अलग अलग है तो सब पे सेम चार्ज आएगा, नेगेटिव या अलग अलग, नहीं देखो, फ्लोरीन पे क्या है, -1 का है, जितने भी हेलोजेंस हैं, साइनाइड है, इस पे -1 का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे -1 का चार्ज, सल्फेट पे -2 का है, एसीटेट पे -1 का, ठीक है, और नाइट्रो पे क्या है, -1 का है, O पे क्या है, 2 नेगेटिव है। देखो आपके ना ऑक्सीजन वाले भी बहुत सारे होते हैं, एक तो आपका होता है एक्साइड आयन, एक होता है बच्चे आपका पेरोक्साइड आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा होगा एस ब्लॉक में, एक होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका ना पता होना चाहिए आपको बच्चे, ऑक्साइड तो क्या होता है, O2 नेगेटिव, जो ये लिखा हुआ है, जिसको आप ऑक्सो लिखोगे। पेरोक्साइड क्या होता है बच्चे, O2
O2 नेगेटिव होता है, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, O2 नेगेटिव होता है। तो इनमें भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ऑक्साइड कौन सा होता है, पर ऑक्साइड कौन सा होता है, सुपर ऑक्साइड कौन सा होता है। ठीक है, तो बच्चे हम जो हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट वाला, उसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है ना, और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, है ना, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके अलावा डेंटिसिटी क्या होती है, चिलेट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ये सब हम फर्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। डबल सोल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ये सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा तो वर्नर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वर्नर थ्योरी को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और कोऑर्डिनेशन अपने आप में बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, तो एक भी क्लास उसमें मिस नहीं करोगे। जैसे अभी हमारे पास स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे, 45 थे, और अभी कितने रह गए, 30 रह गए, 15 बच्चे 15 बच्चे गए, है ना, 15 बच्चे गए। आधे बच्चे तो इसलिए गए, आधे बच्चे तो इसलिए गए सोमेश सर को ढूंढ रहे थे, कहाँ गए, है ना, सोमेश सर नहीं मिल रहे थे उनको। लेकिन बच्चे सच यही है, अब से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो वैसे। अच्छा सोनी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा आस्था और सोनी तुम दोनों की फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम। अच्छा अच्छा, आप मुझसे मतलब आई नो मैम, हम तो हाँ हाँ बोलो आस्था। आपकी रेगुलर स्टूडेंट है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ बोलो। मैम मेरी फर्स्ट क्लास है आपके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा है अच्छी बात है बच्चे। हाँ तो बस रेगुलर रहना, और तो मैं कुछ नहीं कहने वाली। और हाँ अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो कंप्लीट कर लेना, ताकि जब कोऑर्डिनेशन करो ना तो आपका इलेक्ट्रो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका हो, ताकि अपना जो पूरा फोकस है ना, क्योंकि देखो मुझे भी पता है आपके स्कूल में भी क्या बोलते हैं कुछ चल रहा होगा, कुछ लोग बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, तो ना पकड़ के मत रखना, ताकि जब हम कोऑर्डिनेशन करें ना तो तुम्हारा पूरा फोकस कोऑर्डिनेशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर लोगे तुम, मुझे पता है। ठीक है, तो ठीक है, तो